7 नवंबर 1940 की वो सुबह, मुझे लगता है इंजीनियरिंग के इतिहास में शायद ही कोई उस दिन को भूल सकता है। हाँ, टकोमा नैरोज ब्रिज वाला हादसा। बिल्कुल। वॉशिंगटन राज्य का वो टकोमा नैरोज ब्रिज, जो उस समय मतलब इंजीनियरिंग का एक नायाब अजूबा माना जाता था, और हवा के तेज झोंकों में वो किसी गीले रबर की तरह मरोड़ खा रहा था। और वो वीडियो जो कैमरे में कैद हुआ था वो तो सच में बहुत खौफनाक था। हाँ, मतलब लोग हैरान थे, और कुछ ही देर में वो विशाल कंक्रीट और स्टील का ढांचा ताश के पत्तों की तरह ढहकर नदी में समा गया। उस समय के इंजीनियरों के लिए ये एक बहुत बड़ा झटका था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो गया। सही बात है, उनके पास उस समय वो टूल्स नहीं थे जो आज हमारे पास हैं। हाँ, और यही आज का हमारा विषय है, क्योंकि आज अगर वो पुल बन रहा होता तो कोई भी कंक्रीट डालने से सालों पहले एक कंप्यूटर स्क्रीन पर उसी पुल को ठीक उसी तरह हवा में मरोड़ खाते और टूटते हुए देखा जा सकता था। बिल्कुल, मतलब असल दुनिया में कुछ भी बनाने से पहले ही। एकदम सही। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी जादुई तकनीक की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं। हम अडीना नाम के एक सॉफ्टवेयर की क्षमताओं का विश्लेषण कर रहे हैं, जो असल में स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की दुनिया के लिए एक डिजिटल क्रिस्टल बॉल या टाइम मशीन की तरह है। एक बहुत ही सटीक क्रिस्टल बॉल आप कह सकती हैं। हाँ, ये कोई साधारण डिजाइन टूल नहीं है। ये एक ऐसा गणितीय ब्रह्मांड है जो पहले से बता देता है कि भविष्य में कोई ढांचा कैसा बर्ताव करेगा। तो ठीक है, चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। ये अडीना, जिसका पूरा नाम ऑटोमेटिक डायनामिक इंक्रीमेंटल नॉन लीनियर एनालिसिस है, आखिर इस असंभव सी दिखने वाली भविष्यवाणी को कैसे मुमकिन बनाता है? टकोमा नैरोज ब्रिज का आपका उदाहरण बिल्कुल सटीक है, क्योंकि वो विफलता इस बात का प्रमाण थी कि हम असल दुनिया की जटिलताओं को कागज पर हल किए गए सीधे साधे फॉर्मूलों से नहीं समझ सकते। बिल्कुल नहीं समझ सकते। इस तकनीक की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले इसके बुनियादी ढांचे को समझना होगा, जिसे फाइनाइट एलिमेंट एनालिसिस या एफईए कहा जाता है। अच्छा, ये एफईए कैसे काम करता है? तो कल्पना कीजिए कि आपको एक पूरे पहाड़ का वजन और उसकी मजबूती नापनी है। पूरे पहाड़ का? बाप रे। हाँ, अब आप पूरे पहाड़ को एक साथ तो नहीं नाप सकती, लेकिन अगर आप उस पहाड़ को लाखों करोड़ों छोटे छोटे पत्थरों में तोड़ दें और हर एक पत्थर की ताकत का अलग से हिसाब लगाएं, तो आप पूरे पहाड़ का सटीक अनुमान लगा सकती हैं। एडीना ठीक यही करता है। अच्छा, तो ये किसी भी ढांचे को छोटे हिस्सों में बांट देता है। हाँ, चाहे वो पुल का एक मोटा खंभा हो, जहाज की पतली शेल हो या मशीन के बारीक पुर्जे हों, ये उन्हें असंख्य छोटे एलिमेंट्स में बांट देता है। और फिर ये सॉफ्टवेयर हर एक एलिमेंट के लिए जटिल गणितीय समीकरण हल करता है। मतलब ये बीम, शेल, सॉलिड सब कुछ कवर करता है? बिल्कुल, लेकिन इसका असली कमाल सिर्फ ढांचे को छोटे हिस्सों में बांटना नहीं है, बल्कि ये देखना है कि वे हिस्से आपस में कैसे जुड़े हैं और बाहरी दबाव पड़ने पर वे एक दूसरे पर कैसे बल डालते हैं। तो ये ऐसा है जैसे हम एक विशाल 3D पजल को देख रहे हैं, जहां हर एक टुकड़ा अपने आसपास के टुकड़ों से बात कर रहा है। हाँ। बात कर रहा है और बता रहा है कि उस पर कितना दबाव है। लेकिन जब हम इस तकनीक के नाम पर गौर करते हैं, ऑटोमेटिक, डायनामिक, इंक्रीमेंटल, नॉन लीनियर एनालिसिस, तो इसमें एक शब्द बहुत भारी लगता है। कौन सा? नॉन लीनियर। हाँ, नॉन लीनियर। अगर मैं इसे एक उपमा से समझने की कोशिश करूं, तो लीनियर का मतलब है एक पेपर क्लिप को हल्का सा मोड़ना। आप उसे मोड़ती हैं और छोड़ने पर वो स्प्रिंग की तरह वापस अपनी असली जगह पर आ जाती है। बिल्कुल, ये सीधा गणित है। तनाव और खिंचाव एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। हाँ, लेकिन नॉन लीनियर का मतलब है उस पेपर क्लिप को इतना ज्यादा मोड़ देना कि वो हमेशा के लिए मुड़ जाए। मतलब उसकी अंदरूनी बनावट, उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ही बदल जाए। एकदम सही पकड़ा आपने। तो क्या मैं सही समझ रही हूँ कि जब कोई ढांचा इस नॉन लीनियर स्थिति में पहुंचता है, तो उसके काम करने के भौतिक नियम ही बदल जाते हैं, और एडीना सच में इन चरम स्थितियों की नकल कर सकता है? यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि हाँ, वो कर सकता है। पेपर क्लिप का वह हमेशा के लिए मुड़ जाना ही वो बिंदु है जहां पारंपरिक इंजीनियरिंग के पुराने नियम पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। अच्छा। जब मटेरियल अपनी सीमा पार करता है, जिसे हम प्लास्टिसिटी या लार्ज डिफॉर्मेशन कहते हैं, तो उसका व्यवहार एक सीधी रेखा में नहीं होता। मतलब वो बदल जाता है? हाँ, उसका आकार बदलता है, उसकी स्टिफनेस बदल जाती है, और जिस तरह से वो लोड को बांटता है वो भी पूरी तरह से बदल जाता है। और यहीं पर एडीना के नाम का वो एक और शब्द पिक्चर में आता है, इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल। हाँ, जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है।
देखिए, जब दबाव इतना ज्यादा हो कि मटेरियल के गुण ही बदलने लगें, तो आप सीधे 0 से लेकर 100% दबाव की गणना एक ही बार में नहीं कर सकते। तो फिर ये सॉफ्टवेयर इसे कैसे संभालता है? एडीएना क्या करता है, वो इस पूरे दबाव को बहुत छोटे-छोटी इंक्रीमेंट या कदमों में बांट देता है। वो पहले 1% लोड डालता है, देखता है कि ढांचा कैसे मुड़ा। अच्छा। फिर उस नए मुड़े हुए आकार के आधार पर अपनी पूरी स्टिफनेस मैट्रिक्स को दोबारा कैलकुलेट करता है। फिर वो अगला 1% लोड डालता है। अरे वाह! ये प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक ढांचा पूरी तरह टूट नहीं जाता। तो ये सिर्फ ये नहीं बताता कि ढांचा कब टूटेगा, बल्कि ये गणितीय रूप से सिद्ध करता है कि टूटने की प्रक्रिया में हर 1 माइक्रोसेकंड में मटेरियल के अंदर क्या हो रहा होगा। ये तो वाकई दिमाग को चकरा देने वाला है। मतलब ये सिर्फ भविष्य नहीं देख रहा है, बल्कि ये भविष्य के हर एक फ्रेम को मिलीमीटर और माइक्रोसेकंड के स्तर पर प्रोसेस कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है मेरे मन में। पूछिए। अब तक हमने बात की कि एक स्थिर चीज पर दबाव कैसे काम करता है, लेकिन असल दुनिया में पुल या इमारतें सिर्फ अपना वजन उठाकर चुपचाप खड़ी नहीं रहती। दुनिया में चीजें लगातार गति में है। सही बात है। अगर हम टकोमा ब्रिज की ही बात करें तो वो अपने वजन से नहीं गिरा था, वो हवा की गति से गिरा था। डायनामिक्स और टकराव की बात करें तो मॉडल एनालिसिस, टाइम हिस्ट्री एनालिसिस जैसी चीजें सामने आती हैं। मुझे ये समझना है कि जब लोड खुद तेजी से बदल रहा हो, जैसे भूकंप की लहरें या तूफान, तो ये गणित कैसे बदल जाता है? जब गति या डायनामिक्स जुड़ती है तो समय और इनर्शिया सबसे बड़े कारक बन जाते हैं। कोई भी ढांचा, चाहे वो एक गगनचुंबी इमारत हो या गिटार का तार, उसकी एक प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी होती है। प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी मतलब जिस पर वो वाइब्रेट करता है? हाँ, जिस पर वो स्वाभाविक रूप से कंपन करता है। मॉडल एनालिसिस के जरिए ADINS सबसे पहले ये पता लगाता है कि वो प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा। और फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस ये देखता है कि बाहरी बल जैसे भूकंप या हवा की फ्रीक्वेंसी क्या है। टकोमा ब्रिज के साथ ठीक यही हुआ था। मतलब हवा की फ्रीक्वेंसी ब्रिज की फ्रीक्वेंसी से मैच कर गई थी? बिल्कुल। हवा के झोंकों ने एक ऐसा भंवर पैदा किया जिसकी फ्रीक्वेंसी ब्रिज की प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी से मेल खा गई। इसे रेजोनेंस कहते हैं। रेजोनेंस। जब ऐसा होता है तो कंपन खत्म होने के बजाय हर सेकंड बढ़ता जाता है, जब तक कि ढांचा खुद को ही फाड़कर अलग ना कर दे। एडीना ये सब पहले ही भांप लेता है। ये तो बहुत ही क्रिटिकल है। और वो टाइम हिस्ट्री एनालिसिस क्या है? हाँ, डायनामिक्स में टाइम हिस्ट्री एनालिसिस भी होता है। मान लीजिए कहीं 7 रिक्टर स्केल का भूकंप आया। ठीक है। एडीना में हम उस भूकंप के पिछले रिकॉर्ड किए गए डेटा को डाल सकते हैं और ये सॉफ्टवेयर सेकंड दर सेकंड ये सिम्युलेट करेगा कि जब वो विशिष्ट भूकंपीय लहर उस विशेष इमारत से गुजरेगी तो इमारत की नींव और हर एक बीम कैसे प्रतिक्रिया देगी। वाओ! ठीक है, डायनामिक्स तो समझ में आता है, लेकिन जब गति होती है तो चीजें आपस में टकराती भी हैं। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ मैं कॉन्टैक्ट एनालिसिस को लेकर थोड़ा पुशबैक देना चाहूंगी। अच्छा, बताइए। मतलब एक कार के इंजन या किसी बड़े सस्पेंशन ब्रिज में लाखों नट, बोल्ट, गियर और केबल होते हैं जो लगातार एक दूसरे से रगड़ खा रहे हैं। अगर एडीना हर 1 मिलीमीटर का घर्षण, उनके बीच की गर्मी और समय के साथ होने वाली टूट फूट को मॉडल करने लगे, तो क्या कोई सुपर कंप्यूटर भी इस अनंत गणना के बोझ तले क्रैश नहीं हो जाएगा? क्या इतने बड़े पैमाने पर 2 रगड़ खाते हुए पुर्जों का बारीकी से अध्ययन करना व्यावहारिक रूप से संभव या जरूरी भी है? ये एक बहुत ही जायज संदेह है और मैं बता दूं कि दशकों तक इंजीनियरों के लिए ये सबसे बड़ी चुनौती थी। मुझे भी यही लग रहा था। क्योंकि अगर हम इसे एक बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, कॉन्टैक्ट एनालिसिस वास्तव में गणितीय रूप से एक बहुत ही क्रूर प्रक्रिया है। क्रूर प्रक्रिया? हाँ, क्योंकि जब 2 सतहें टकराती हैं तो उनके संपर्क का क्षेत्र लगातार बदल रहा होता है, घर्षण बल बदल रहा होता है और सतह छिल रही होती है। लेकिन क्या ये जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। क्यों? क्योंकि कोई भी विशाल मशीन अक्सर बीच में से नहीं टूटती। वो हमेशा एक ढीले नट, घिसे हुए गियर या 2 पुर्जों के बीच लगातार हो रहे गलत घर्षण से फेल होना शुरू होती है। अच्छा, मतलब शुरुआत वहीं से होती है। लेकिन सुपरकंप्यूटर के क्रैश होने का क्या? यहीं पर एडीना के रोबस्ट कॉन्टैक्ट एल्गोरिदम की विशेषता सामने आती है। ये हर जगह हर समय अंधाधुंध गणना नहीं करता। ओह, तो ये सिलेक्टिव है? बिल्कुल। इसके एल्गोरिदम इतने स्मार्ट हैं कि वो पहचान लेते हैं कि पूरे विशाल ढांचे में वो कौन से क्रिटिकल जोन्स हैं जहां वास्तव में कॉन्टैक्ट और घर्षण हो रहा है,
और ये अपनी पूरी कंप्यूटिंग शक्ति केवल उसी जगह पर केंद्रित करता है। अच्छा, ये तो बहुत स्मार्ट है। हाँ, ये घर्षण और वियर का सटीक मॉडलिंग करता है ताकि ये बताया जा सके कि मान लीजिए 10 साल लगातार चलने के बाद किसी गियर का दांत कितना घिस चुका होगा और क्या वो स्लिप होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ से ये विषय विज्ञान के एक महासंगम की तरफ बढ़ता हुआ दिख रहा है मुझे। कैसे? क्योंकि जब वो गियर घिसेगा तो जाहिर है कि वहाँ गर्मी भी पैदा होगी और असल दुनिया चीज़ों को अलग अलग बॉक्स में रखकर नहीं देखती। अब यहाँ से ये विषय सच में बहुत दिलचस्प हो जाता है। मुझे एक और उपमा याद आ रही है। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए कि एक स्पेस शटल पृथ्वी के वायुमंडल में फिर से प्रवेश कर रहा है, री एंट्री। ओके, बहुत ही एक्सट्रीम सिचुएशन है ये। हाँ, तो उसी 1 सेकंड में क्या हो रहा है? बाहर हवा का भयानक दबाव है, ये फ्लूइड डायनामिक्स है। उस घर्षण से हजारों डिग्री की गर्मी पैदा हो रही है, ये थर्मल इफेक्ट है। बिल्कुल। और इन दोनों के प्रभाव से जहाज के बाहरी ढांचे की धातु पिघलने या मुड़ने की कोशिश कर रही है, ये स्ट्रक्चरल इफेक्ट है। तो मैंने पढ़ा है कि एडीना कपल्ड मल्टी फिजिक्स एनालिसिस करता है। क्या इसका मतलब ये है कि ये इन सभी विज्ञानों को एक साथ एक ही समय में सुलझा रहा है? बिल्कुल, और यही वो जगह है जहां पारंपरिक तरीके पूरी तरह से घुटने टेक देते हैं। पहले के समय में और आज भी कुछ साधारण प्रणालियों में इंजीनियर क्रमिक परीक्षण करते हैं, सीक्वेंशियल। मतलब एक के बाद एक। हाँ, वे पहले हवा के दबाव का अनुकरण करते हैं, फिर उस डेटा को लेते हैं और देखते हैं कि उससे कितनी गर्मी पैदा हुई। फिर उस गर्मी के डेटा को लेकर देखते हैं कि ढांचा कितना मुड़ा। लेकिन इसमें क्या खराबी है? खराबी यह है कि ये तरीका असल दुनिया में काम नहीं करता, क्योंकि जब ढांचा गर्मी के कारण हल्का सा भी मुड़ता है तो उसका आकार बदल जाता है। और आकार बदलने से हवा के टकराने का तरीका तुरंत बदल जाता होगा। बिल्कुल, हवा के बहाव के बदलने से पैदा होने वाली गर्मी फिर बदल जाती है। ये एक अनंत लूप है। बाप रे, ये तो बहुत जटिल है। हाँ, और एडीना इस समस्या को एक यूनिफाइड एनवायरनमेंट या एकजुट वातावरण में हल करता है। ये थर्मल, फ्लूइड और स्ट्रक्चरल और यहाँ तक कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक समीकरणों को अलग-अलग हल करने के बजाय उन्हें एक विशाल मैट्रिक्स में जोड़ देता है और उन्हें एक साथ हल करता है। हाँ, जब स्पेस शटल की शेल 1 मिलीमीटर भी मुड़ती है तो उसी माइक्रोसेकंड में हवा का बहाव और तापमान का समीकरण अपने आप एडजस्ट हो जाता है। कमाल है। और शायद इसीलिए एरोस्पेस और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री इस तकनीक पर इतना निर्भर करती है। बिल्कुल, उनके लिए ये लाइफ सेवर है। लेकिन जब हम ऐसे अति जटिल वातावरण की बात करते हैं तो मुझे लगता है कि केवल भौतिक बलों को समझना ही काफी नहीं है, बल्कि मटेरियल खुद कैसे बर्ताव करेगा ये भी बहुत पेचीदा हो जाता है। बहुत ज्यादा। यहाँ विभिन्न मटेरियल मॉडल्स का जिक्र आता है, जैसे विस्कोइलास्टिक और प्लास्टिक मॉडल्स। प्लास्टिक तो हम समझ गए कि चीज का स्थायी रूप से मुड़ जाना, लेकिन ये विस्कोइलास्टिक क्या भला है? क्या कोई मटेरियल एक ही समय में ठोस और तरल दोनों हो सकता है? ये बहुत ही दिलचस्प भौतिकी है। और हाँ, विस्कोइलास्टिक मटेरियल ठीक ऐसे ही होते हैं। सच में? हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण कुछ खास तरह के रबर या उन्नत पॉलीमर होते हैं जो आज के आधुनिक निर्माण में शॉक एब्जॉर्बर के रूप में इस्तेमाल होते हैं। विस्कोइलास्टिक का मतलब है? विस्कस यानी गाढ़ा तरल और इलास्टिक यानी लचीला ठोस। मतलब शहद और स्प्रिंग दोनों एक साथ? बिल्कुल सही। अगर आप ऐसे मटेरियल पर अचानक से तेज हथौड़ा मारेंगी तो वो एक सख्त लोहे या स्प्रिंग की तरह बर्ताव करेगा और झटके को वापस धकेल देगा। अच्छा। लेकिन अगर आप उसी मटेरियल पर धीमे धीमे लंबे समय तक दबाव बनाए रखेंगी तो वो शहद की तरह धीरे धीरे बहने लगेगा या पिचक जाएगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही अजीब व्यवहार है। हाँ, यानी इसका व्यवहार इस बात पर निर्भर नहीं करता कि कितना बल लगाया गया, बल्कि इस बात पर निर्भर करता है कि बल कितनी तेजी से लगाया गया और तापमान क्या था। और एडीना ऐसे समझ लेता है। हाँ, एडीना के मटेरियल मॉडल्स इतने व्यापक हैं कि वे इस समय आधारित और तापमान आधारित व्यवहार की बिल्कुल सटीक भविष्यवाणी कर सकते हैं। इसका कोई रियल वर्ल्ड यूज? ये सुनिश्चित करता है कि जब किसी बहुमंजिला इमारत में ये रबर बियरिंग लगाए जाएं तो वे तेज भूकंप में सख्त होकर झटके सह लें, लेकिन दिन प्रतिदिन के सामान्य दबाव में धीरे धीरे इमारत को सेटल होने दें। ये सब सुनकर तो मेरे दिमाग की नसें सच में खिंच रही हैं। मैं समझ सकता हूँ। मतलब एक साथ लाखों एलिमेंट्स, हर एलिमेंट पर मल्टी फिजिक्स की समीकरण, नॉन लीनियर प्लास्टिसिटी, विस्कोइलास्टिक मटेरियल्स,
ये तो डेटा और गणित की एक सुनामी है। डेटा की सुनामी, ये बहुत अच्छा शब्द इस्तेमाल किया आपने। हाँ, तो यहाँ मुझे लगता है कि एक आम इंजीनियर के नज़रिए से सोचना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। जब कोई इंजीनियर अपने कंप्यूटर पर बैठता है तो उसे ये सब कैसे दिखता है? मतलब बिना किसी विजुअल मदद के इतनी भारी भरकम गणितीय गणनाओं का पहाड़ किसी भी इंसान को भ्रमित कर सकता है, चाहे वो कितना भी बड़ा विशेषज्ञ क्यों ना हो। इससे एक बहुत जरूरी सवाल खड़ा होता है। हाँ, क्या ये तकनीक केवल कुछ चुनिंदा गणितज्ञों के लिए है या एक आम डिजाइन इंजीनियर सच में इसका इस्तेमाल कर पाता है? यूजर एक्सपीरियंस और इतने बड़े डेटा को प्रोसेस करने वाले सॉल्वर्स यहाँ क्या भूमिका निभाते हैं? ये एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल है, क्योंकि अगर दुनिया का सबसे शक्तिशाली एल्गोरिदम किसी इंजीनियर की समझ में ही ना आए तो वो बिल्कुल बेकार है। सही बात है। आप लाखों नंबरों वाली कोई एक्सेल स्प्रेडशीट देखकर ये कभी नहीं बता सकती कि पुल कहाँ से टूटेगा। बिल्कुल नहीं। और यहीं पर एडिना के हाई परफॉर्मेंस सॉल्वर्स और पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स तारणहार बनकर आते हैं। सबसे पहली बात, सॉल्वर्स। इतने विशाल मैट्रिक्स को हल करने के लिए जो कंप्यूटेशनल ताकत चाहिए वो आम तरीकों से महीनों ले सकती है। नहीं ना, फिर तो प्रोजेक्ट डेडलाइन का क्या होगा? वही तो। लेकिन एडिना के हाई परफॉर्मेंस सॉल्वर्स मल्टी कोर प्रोसेसिंग का इस्तेमाल करके इन गणनाओं को आश्चर्यजनक गति से पूरा करते हैं ताकि प्रोजेक्ट की डेडलाइन पूरी हो सके। अच्छा, और गणना पूरी होने के बाद जो नतीजे आते हैं उन्हें समझने लायक कैसे बनाया जाता है? क्योंकि आखिर में फैसला तो एक इंसान को ही लेना है ना। बिल्कुल, और यहीं पर आता है यूजर इंटरफेस और पोस्ट प्रोसेसिंग। ये भारी गणितीय डेटा को एक विजुअल कहानी में बदल देता है। विजुअल कहानी कैसे? जब इंजीनियर स्क्रीन पर देखता है तो उसे समीकरण नहीं दिखते, उसे अपना डिजाइन किया हुआ पुल 3D में दिखता है। पोस्ट प्रोसेसिंग टूल्स कंटूर प्लॉट्स और वेक्टर प्लॉट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वो रंगीन वाले प्लॉट्स। हाँ, वे ढांचे पर पड़ने वाले तनाव को अलग अलग रंगों में दिखाते हैं। जहां मटेरियल पर कोई तनाव नहीं है वो हिस्सा नीला या हरा दिखाई देगा, और जहां खतरा है, वाह, ये तो बहुत इंट्यूटिव है। हाँ, इसके एनिमेशन फीचर के जरिए इंजीनियर असल में उस पुल को भूकंप के झटकों के बीच हिलते हुए और उसके लाल रंग वाले हिस्सों को क्रैक होते हुए देख सकता है। ये जो विजुअल कहानी है, ये क्रिटिकल थिंकिंग को ट्रिगर करती है। मतलब उससे गणित में नहीं उलझना पड़ता। बिल्कुल नहीं। इंजीनियर का काम गणित के फॉर्मूले सुलझाना नहीं रह जाता। उसका काम ये सोचना हो जाता है कि ठीक है, ये जोड़ लाल हो रहा है, अगर मैं यहाँ एक अतिरिक्त बीम लगा दूं तो क्या ये लाल रंग नीले में बदल जाएगा। ये जटिलता तो बहुत आसान बनाता है। और अगर फिर भी कोई उलझन हो तो मजबूत टेक्निकल सपोर्ट, ट्यूटोरियल और विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन एक मार्गदर्शक की तरह साथ होते ही हैं ताकि डिजाइन प्रक्रिया कहीं रुके नहीं। एकदम सही। तो अगर हम आज के इस पूरे गहरे विश्लेषण को एक जगह समेटने की कोशिश करें तो एक बहुत ही स्पष्ट तस्वीर उभर कर आती है। हाँ, क्या तस्वीर है वो? एडिना केवल एक कंप्यूटर प्रोग्राम नहीं है जहां आप कुछ आकृतियां बनाते हैं। ये असल में इंजीनियरिंग की हर चुनौती को सुलझाने का एक संपूर्ण डिजिटल इकोसिस्टम है। बहुत सही कहा आपने। एक ऐसा इकोसिस्टम जहां आप एक छोटे से नट बोल्ट से लेकर एक पूरे शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक को पहले डिजिटल दुनिया में बनाते हैं। उसे तूफानों, भूकंपों, भयंकर गर्मी और लाखों टन के दबाव से प्रताड़ित करते हैं। और ये सब असल दुनिया में ईंट का एक भी टुकड़ा रखे जाने से पहले होता है। बिल्कुल। और इस जानकारी का जो असली महत्व है, हाँ, वो ये है कि ये हमारे आसपास की दुनिया को देखने का नजरिया बदल देती है। वो कैसे? जब हम किसी विशाल बांध, मीलों लंबे केबल वाले पुल या हवा को चीरते हुए विमान को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनका सुरक्षित खड़ा रहना कोई संयोग नहीं है। हाँ, किस्मत के भरोसे तो बिल्कुल नहीं है हम। बिल्कुल। उनके पीछे अंधी किस्मत नहीं, बल्कि इंक्रीमेंटल मैट्रिक्स, मल्टी फिजिक्स सिमुलेशन और रेजोनेंस की बहुत ही गहरी और सटीक वैज्ञानिक गणनाएं काम कर रही हैं। विज्ञान और तकनीक की इस प्रगति का असली मूल्य तभी है जब वो मानव जीवन को अधिक सुरक्षित और डिजाइन को अधिक कुशल बनाए। ये वो अदृश्य सुरक्षा कवच है जो हमारे दैनिक जीवन को सुरक्षित रख रहा है। एकदम सही। ये सच में बहुत सुकून देने वाली और साथ ही हैरान करने वाली बात है। मुझे लगता है अगली बार जब मैं किसी ऊंचे पुल से गुजरूंगी तो मुझे केवल लोहे और कंक्रीट का ढांचा नहीं, बल्कि वे सारे लाल और नीले कंटूर प्लॉट्स, वे सारे नॉन लीनियर तनाव और डायनामिक सिमुलेशन मेरी आंखों के सामने तैरने लगेंगे। हाँ, वो नजरिया ही बदल जाता है। बिल्कुल। आज हमने अपनी उस डिजिटल टाइम मशीन को अंदर से काम करते हुए देखा, लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को यहीं विराम दें, एक बहुत ही उत्तेजक विचार है
जो सोचने पर मजबूर कर देता है। वो क्या? अगर आज के समय में सिमुलेशन सॉफ्टवेयर असल दुनिया की भौतिकी, गर्मी, गति और घर्षण की इतनी सटीक मिलीमीटर और माइक्रोसेकंड स्तर की डिजिटल नकल तैयार कर सकते हैं, तो क्या हम उस भविष्य के मुहाने पर खड़े हैं जहां फिजिकल टेस्टिंग पूरी तरह से इतिहास बन जाएगी? ये तो सोचने वाली बात है ना? क्या आने वाले कुछ दशकों में कारों को असल में दीवार से टकराकर क्रैश टेस्ट करना या बड़ी-बड़ी पवन सुरंगों में जहाज़ों को रखकर उनका परीक्षण करना महज एक पुरानी और पिछली हुई बात मानी जाएगी? हो सकता है। क्या हमारा डिजिटल ब्रह्मांड इतना सटीक हो जाएगा कि असल दुनिया में किसी ढांचे को तोड़कर देखने की जरूरत ही ना पड़े? खैर, ये एक ऐसा दिलचस्प सवाल है जो डिजाइन और भौतिकी के भविष्य को लेकर कई नए दरवाजे खोलता है। बिल्कुल। तो इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।